जैसे कि हम सबको पता है कि इस साल 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई राहुल गांधी जी को। और जब ये सजा सुनाई गई तो लोगों को लगा कि राहुल गांधी जी का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस सजा के साथ ही उनकी संसद सभ्यता भी चली गई। अब लोग सवाल पूछने लगे कि अब राहुल बाबा क्या करेंगे? क्या वो राजनीति से संन्यास लेकर फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएंगे? क्या वो मधुमक्खियां शहद बेचने का काम करेंगे या फिर गांव गांव घूमकर आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगाकर देश की गरीबी दूर करेंगे? और दोस्तों, लोग तो बातें करेंगे, लोगों का काम है बातें करना। मगर एक बात तो लोगों के मन में क्लियर थी कि प्रधानमंत्री बनने से तो रहे। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी तो कुछ कांग्रेसियों ने आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री के लिए प्लॉट देखना भी शुरू कर दिया। कुछ ने तो 2-4 जमीनों के बयान भी दे दिए। मगर इससे पहले कि नारियल फोड़कर किसी फैक्ट्री का मुहूर्त होता, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा से रोक हटा ली। और दोस्तों, ये खबर मिलते ही कांग्रेस वालों ने इतने खुशी के दम पर वो आगे निकल पड़े। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते हुए उन्होंने जिस जोश से प्रधानमंत्री पर हमला बोला, उसे सुनकर उनके समर्थक जो है वो पागल हो गए। उन्होंने मणिपुर के केंद्र सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए, मोदी जी की तुलना रावण से कर दी। उसके बाद अदानी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की और उनके इन तेवरों ने कांग्रेसियों में फिर से जोश भर दिया। अशोक गहलोत ने तो ये तक कह दिया कि हमारे लिए राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट है, बाकियों का हमें पता नहीं। और गहलोत और उन जैसे बाकी लोगों की बयानबाजी से ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी फिर से पीएम पद की दौड़ में शामिल हो जाएंगे? क्या है उनका फ्यूचर? और दोस्तों, यहाँ पे खड़े हो रहे सबसे बड़े सवाल की बात करें तो क्या राहुल गांधी इन 5 सालों में इतने मजबूत हो गए हैं कि वो आमने सामने की टक्कर में मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे? दोस्तों, आज के वीडियो में यही सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू से। दोस्तों, राजनीति हो, फिल्म हो, कोई भी चीज हो, कोई क्रिकेट टीम हो, ये बात तो एक क्लियर है कि आम आदमी ऑर्गेनाइजेशन से यानी इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इंडिविजुअल से जुड़ता है, यानी लोगों से जुड़ता है। इसका मतलब अगर दुनिया किसी क्रिकेट प्लेयर की फैन है और वो प्लेयर नए सीजन में टीम बदल लेता है तो उसकी फैन भी उसकी पिछली टीम को भूलकर नई टीम को सपोर्ट करने लगती है। आपके क्या विचार है इसके बारे में? फिल्म चाहे कितनी भी बकवास क्यों ना लगे, अगर हमारा फेवरेट एक्टर अगर उसमें है तो हम देखने तो जरूर ही जाते हैं, है कि नहीं? यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी, सोशल मीडिया की भी बात की जाए तो ये सारी चीजों में अगर हमें पसंद आती है, चीजें नहीं पसंद आती है, वो सब डिपेंड करता है जो पर्सन है उसके साथ हमारा कनेक्शन, या वो पर्सन हमें पसंद है या नहीं। और उस आदमी को इतना बड़ा बना देते हैं जितनी बड़ी कंपनी भी नहीं होती। ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ ये बताने के लिए हम बात कर रहे हैं कि हम इंसानों की नेचर ही होती है कि हमें इंस्टीट्यूशन से ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि आम आदमी या जो पर्सन होता है, इससे हम जल्दी कनेक्ट करते हैं। हमें इंसान अच्छा लग जाए तो हम उससे जुड़ी हर चीज को पसंद करना शुरू कर देते हैं। और यही बात बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। मेजरली लोग इसके अराउंड ही खेलते हैं। हो सकता है कि ऐसे कितने ही लोग होंगे जो एक पार्टी के तौर पर बीजेपी को पसंद ना करते हो मगर मोदी के फैन है। वो मोदी जी की वजह से बीजेपी को भी वोट दे देते हैं। और ये ताकत होती है पॉलिटिक्स में चेहरे की। और यही वजह है कि जनरल इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, ज्यादातर जगहों पर बीजेपी लोकल इलेक्शन तक में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ जाती है। और पिछले 10 सालों से मोदी जी का यही चेहरा बीजेपी को इलेक्शन पर इलेक्शन जितवाता आ रहा है। और दोस्तों, जो भी अपोजिशन पार्टी है उनको इतना तो पता है कि उन्हें बीजेपी को हराना है, मोदी जी को पद से हटाना है। मगर अभी तक वो लोग ये तय नहीं कर पाए कि मोदी जी को हटाना है तो मोदी के सामने किसका चेहरा उतारना है। क्योंकि इस रिसर्च में, इस अलायंस में बहुत सारी पार्टियां और साथ ही इस शर्त पर आई है कि किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। इन सब का एम यही है कि पहले हम लोग जो है वो मिलकर बीजेपी को हराएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो ये पीएम की घोड़ी है इस पर कौन बैठता है या किसे बिठाना चाहिए। क्योंकि अभी किसी का नाम अगर अनाउंस कर दिया तो सभी फ्यूचर पीएम जो है वो नाराज हो जाएंगे। और दोस्तों, बात की जाए तो फूफा बनकर बारात आने से पहले ही घर चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हर रीजनल लीडर अपने आप में खुद को जॉन एफ कैनेडी से कम थोड़ी ना समझता है। इसलिए अगर कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम का फेस बनाती है तो ममता जी नाराज हो सकती है,
टीएमसी वाले ममता जी को अगर चेहरा बताए तो केजरीवाल बुरा मान सकते हैं, और केजरीवाल जी को अगर बनाया तो अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित हो जाता है तो उस पे भी नाराज हो सकते हैं इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया। और अब तो माशाअल्लाह 2 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार भी है। और दोस्तों ये एक ऐसी बात है जो इंडिया अलायंस में सभी जानते हैं, इसलिए पिछली बार बैंगलोर में जब इनके अलायंस के लोग मिले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की इस पोस्ट में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन मोदी जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही कांग्रेस फिर से राहुल गांधी को पीएम पद का कैंडिडेट जो है वो बताने लगी है, जब हमारे भाग्य का चेहरा जो राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद के लिए। और दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि दरअसल राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बताने के पीछे कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। और इसकी एक वजह की बात की जाए तो जिन स्टेट में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की टक्कर में है, वहां कांग्रेस अगर बीजेपी को हराना है या मोदी को टक्कर देनी है तो उसे राहुल गांधी का नाम लेना ही पड़ेगा। जनता के बीच जाकर ये बोलना ही पड़ेगा कि राहुल गांधी ही ऑप्शन है। 2014 और 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी 208 सीटों पर सीधी टक्कर में थे। इनमें से 90% सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और अब कांग्रेस को अगर इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी बनना है तो इन 208 सीटों में से कम आधी सीटें जीतनी होगी। और इन सीटों पर वो तब तक नहीं जीत सकती जब तक वो राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार ना बताए। और दोस्तों अगर आपको बताए तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि राहुल गांधी को अभी से पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से पार्टी को, उन्हीं की यात्रा की वजह से पार्टी को कर्नाटका और हिमाचल जैसे स्टेट में बड़ी जीत मिली। भारत जोड़ो यात्रा में इतने सारे लोगों का आना भी इस बात का प्रूफ था कि राहुल गांधी को बड़े लेवल पर लोगों का जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। और मोदी जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के बाद राहुल गांधी विनर बनकर उभरे हैं। ऐसे में ये मोमेंट में राहुल गांधी जी के साथ ही यही टाइम है कि कांग्रेस पार्टी को खुलकर राहुल को बैन करना चाहिए, क्योंकि इसी साल एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे स्टेट में इलेक्शन, मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से कांग्रेस वहां बीजेपी की सरकार उखाड़ सकती है। दोस्तों ओवरऑल स्कोर जो है वो कांग्रेस के खाते में ही जाएगा। और ऐसे में राहुल गांधी को अभी से फेस बनाने का फायदा ये होगा कि इन राज्यों में जीतने के बाद कांग्रेस जनरल इलेक्शन में और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएगी। इन लोगों का ये मानना है कि 2019 के चुनाव से अब तक एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी की इमेज काफी फर्क आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो साबित कर चुके हैं कि वो रजाई से निकलकर जमीन पर आकर पॉलिटिक्स करने को तैयार है। दोस्तों आपके क्या विचार है, राहुल गांधी अगले पीएम बन सकते हैं या नहीं, इस मुद्दे के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।